नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 18 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का डिटेल एनालिसिस। आज की वीडियो में एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता क्योंकि जितने भी संडेज़ के न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पर एडिटोरियल नहीं होता। तो हम आज की डेट में करने वाले हैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हीं का एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ, जो सिंपल सी बातें होनी थी कोरोना के बारे में। आज की डेट में चल क्या रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर एक परसेंटेज में देखा जाए तो 7.6% राइज देखा गया है किस चीज़ में, केसेस के बढ़ने में। और अगर डेथ की बात की जाए तो डेथ तो उससे भी ज़्यादा है, 10.2% का इंक्रीज़ हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जो फर्स्ट वेव थी ना, वो जनरली ओल्ड एज लोग या जो हार्ट के पेशेंट थे, इस टाइप के जितने भी अपर एज वाले लोग थे उनको टारगेट करती थी। लेकिन जो सेकेंड वेव है, ये रिसर्च में पाया गया कि ये वेव यंग लोगों को भी टारगेट कर रही है। तो देखा जा रहा है कि ये भी और ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे बहुत स्पीड में इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये मेजर दिक्कत है, तभी तो इतने ज़्यादा केस बढ़ भी रहे हैं। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज तो चल ही रही है, साथ ही साथ में ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में तो इनफैक्ट हॉस्पिटल्स पे इनफैक्ट कई केसेस भी या FIR भी दर्ज की गई हैं, क्योंकि वहाँ पर पाया गया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो 250 रुपये का बिकना चाहिए था वो बेचा जा रहा है 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में। तो इस टाइप की दिक्कतें भी हो रही हैं। तो क्योंकि केस सिंपल सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो आस्पेक्ट्स है ना, जो अलग अलग जो एक तरीके से कंसर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है पहले तो मेडिसिन है, फिर ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन। ये वो सारी चीज़ें जिनके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि इन सब चीज़ों की दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। उसके अलावा अगर बेड्स की बात करो तो हॉस्पिटल्स में ना बेड्स भी काफ़ी कम हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं और उतनी हॉस्पिटल के पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो अभी ये डेवलपमेंट भी है कि DRDO अभी काफ़ी ज़्यादा बेड्स जो है प्रोड्यूस करने वाला है, टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस करेगा, ताकि जितने भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो लोग सीधे इन हॉस्पिटल्स में जा सकें। इनफैक्ट दिल्ली में तो हॉस्पिटल्स में जो कमी भी अब बेड्स की देखी जा रही है। इस टाइप की दिक्कतें तो हो रही हैं। उसके अलावा एक मेजर कंसर्न जो है रेमडेसिविर की जो मेडिसिन है, उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लोग ना बाय गॉड पैसा कमाने के लिए ऐसा कर देते हैं ना, ह्यूमैनिटी को भी नहीं देखते, मेडिसिन की भी ब्लैक मार्केटिंग करने में लगे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार जो है कार्रवाई भी कर रही है, तो होनी भी चाहिए इस टाइप के लोगों के लिए कार्रवाई, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन जो है ना, इसको भी हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन के बिना जो पेशेंट जो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टेड जो है ना, वो पेशेंट मर सकते हैं। तो ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कई राज्यों में ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। तो वो दिक्कत जो है अब इस सेंटर यानी केंद्र सरकार को पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके ही चीज़ें सही होंगी। उसके अलावा मिनिस्ट्री ने ये भी बताया कि हमारे देश में करीब 2463 लेबॉरेटरीज़ हैं जो टेस्टिंग कर रही हैं और हर दिन 15 लाख सैंपल जो हैं कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद भी ये हालत है। अगर हम ये टेस्टिंग अगर बढ़ जाएगी तो फिर तो देखना कितने ज़्यादा केस आएंगे। तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि प्लीज़ आप सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए और मास्क और सैनिटाइज़र को तो प्लीज़ मत छोड़िए, क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ छूट गई ना तो देखना केस बहुत ज़्यादा बढ़ते दिखाई देंगे। यहाँ पर एक काफ़ी मजे की बात भी है। देखिए, तमिलनाडु ने ना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा जंप देखा है। अगर कोविड की बात करो ना, उस पैंडमिक में चलो ज़्यादातर चीज़ें तो बुरी हुई हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर कुछ छोटे मोटे एडवांटेज की बात करो तो वो यही तो है कि पहला एडवांटेज क्या है, बिजनेसमैन जो थे वो और ज़्यादा अमीर भी हो गए, क्योंकि उनका बिजनेस यानी आप डिजिटल बिजनेस जिसको कह सकते हैं वो और एक्सपैंड हुआ और हमारी इकोनॉमी डिजिटली ग्रो भी करी है, ठीक है। उसके अलावा तमिलनाडु ने 1 लाख करोड़ रुपए का आप क्या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट देखा। इस पैंडेमिक के दौरान हुआ है ये सब चीज़ें, ध्यान रखिए। और केरला जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऐसा एक प्राइवेट स्टडी बताती है। पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं। जहाँ पर कोविड के अगर एडवांटेजेस की बात की जाए, ऑल्दो उतनी होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोविड में क्या क्या चीज़ सही हुई है, तो कुछ चीज़ आप बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहला एक एग्जाम्पल तो आपको यही दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि पॉल्यूशन के जो लेवल थे कोविड के दौरान वो काफ़ी कम हो गए। यमुना रिवर जो दिल्ली में इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, ये रिवर बिल्कुल क्लीन हो गई। इन्वायरमेंट है जो है वो ओवरऑल इन्हेंस हुआ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो इस टाइप की चीज़ आपको देखनी चाहिए। और आज की डेट में तमिलनाडु की जो हालत है ना, वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, ये अबू धाबी की विजिट में गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि UAE जो है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान के पीस में बीच में मीडिएट करने वाला है। UAE एक तरीके से बैक चैनल टॉक्स करेगा, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग्स हैं वो इन्हेंस होंगे, रीस्टार्ट होंगे और आगे जाके डायलॉग सही डायरेक्शन में जाएंगे।
इन डिस्कशन में फोकस होगा किस तरीके से कंट्रीज इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगी, कम्युनिटी यानी जो दोनों देश के लोग हैं उनका वेलफेयर किस तरीके से किया जाएगा। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी यूएई की जो 3 डे की विजिट में गए हुए थे और वहाँ पर भी उन्होंने इस चीज़ पे डिस्कशंस किए। अब देखते हैं जब यहाँ पर मीटिंग प्रॉपर्ली होगी तो क्या पता ये एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट होगा, यानी क्या पता कुछ ऐसी डेवलपमेंट निकल के आ जाए जो किसी ने एक्सपेक्ट करी नहीं है। इंडिया का कंसर्न क्या है यूएई में? इंडिया का मेन कंसर्न ये है ना कि देखिए यूएई में यानी जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर इंडियंस बहुत भारी तादाद में काम करते हैं। क्योंकि अब वहाँ पर इतनी भारी तादाद में काम करते हैं और ऊपर से कोरोना भी आ गया तो इन लोगों की जॉब का लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम तक तो इन सब चीज़ों को रोक सकते नहीं हैं, तो धीरे धीरे जो है अब इंडस्ट्रीज जो है खुल रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो इंडिया अब वहाँ यूएई जाके बात करेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग कि किस तरीके से जो वर्क फोर्स है इंडिया की वो दोबारा गल्फ में एम्प्लॉय हो, ताकि पैंडेमिक के बाद जो चीज़ें हैं वो सही डायरेक्शन में चले। आसियान समिट जो होने वाला है कहाँ, 24 अप्रैल को जकार्ता में जो होने वाला है, वहाँ पर जो मतलब म्यांमार के जो मिलिट्री चीफ हैं जिन्होंने जनता रूल कर रखा है वहाँ पर, वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनका नाम क्या है? मिंग ऑनलियांग, ये इनका नाम है। ये एक तरीके से म्यांमार के आर्मी चीफ हैं और इन्होंने ही तख्तापलट वहाँ किया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं इनके अगेंस्ट हैं। तो देखते हैं अब क्या डेवलपमेंट्स इनको लेके होने वाली हैं। 720 लोगों को ये अब तक मार चुके हैं अपनी आर्मी द्वारा। इतना ज़्यादा वहाँ पर आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, चाइना को छोड़ के, उन सब ने इस चीज़ को कहा है कि ये बहुत गलत चीज़ हो रही है और इसको सही करने की ज़रूरत है। तो आप कह सकते हैं कि मोस्टली कंट्रीज़ म्यांमार के मिलिट्री रूल के बिल्कुल खिलाफ ही हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे जाके क्या क्या डेवलपमेंट्स में होती हैं, चेक करते रहेंगे हम भी। आदित्य L1 मिशन की जो एरीज फैसिलिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्ट सेंटर बनाया गया है। कहाँ? नैनीताल में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सपोर्ट सेंटर जो है आदित्य L1 मिशन का वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। देखिए आदित्य L1 मिशन पता क्या था, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसकी चीज़ को जो स्टडी वहाँ पर होगी उस रीजन की, उसके लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाने वाला था अगले साल। ये एक तरीके से 7 पेलोड लेके जाएगा और ये 7 पेलोड अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए क्योंकि मिशन लॉन्च किया जाएगा तो एक ग्राउंड में हमें एक सपोर्ट सेंटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, जहाँ से हम इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या चीज़ ऑन ग्राउंड हो रही हैं, किन चीज़ों को सही करना है, वो सब चीज़ देखने के लिए एक सपोर्ट सेंटर होना ज़रूरी है। और ये सपोर्ट सेंटर ही नैनीताल में बनाया जा रहा है। एरीज फैसिलिटीज़, एरीज की फुल फॉर्म क्या है? आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ये एक तरीके से इसको नैनीताल में बनाया जा रहा है। जनवरी 2020 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इसको बनाना है और आगे जाके इसका कंस्ट्रक्शन अब शुरू भी करने वाले हैं। इसका मेन एम ये है कि इस रिसर्च सेंटर में ना जितने भी इंडिया के रिसर्चर हैं जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारा डेटा जो है ना यहाँ से ऑब्टेन भी कर सकते हैं और यहाँ पर कलेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आदित्य L1 मिशन जो है वो एक सक्सेसफुल डायरेक्शन में चले। आदित्य L1 मिशन जो है ना वो एक तरीके से यहाँ जो सपोर्ट सेंटर है उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वर्कशॉप्स होंगी। और ये मिशन जो है ना, ये पाइथन और जावा ऐप्स जो हैं, ये ऐप्स ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन करा है इस मिशन के आगे बढ़ने में। अब देखते हैं कि जैसे ये बन तो यहाँ गया है, अब फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट इसमें होंगी इसको भी हम डेफिनेटली पढ़ते रहेंगे। आदित्य L1 मिशन, ध्यान रखिए, सन और अर्थ के जो स्पेस में जो स्टडी है उसको लेके ये मिशन इनिशिएट किया है, तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, दोबारा वही चीज़ आ गई है क्या जो मैंने आपको बताया था, कोविड में क्या क्या चीज़ सही हुई हैं यानी एडवांटेजेस, उसकी यहाँ बात की गई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री 18.7% से ग्रो करी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 24.4 बिलियन इतना पैसा हमारे देश में आया जब अभी ये कोरोना फैल गया। क्यों? क्योंकि इंडिया फार्मास्यूटिकल हब बन चुका है आज की डेट में। जैसे जैसे मेडिसिन की, वैक्सीन्स की, उसके अलावा आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे मेडिसिन थे जो हमने बाकी देशों को भी भेजे हैं। उन मेडिसिन की जैसे जैसे डिमांड बढ़ी ना, तो इंडिया की भी जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है ना इन मेडिसिन में, ये बढ़ गई। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो इंडिया डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल हब अपने आप बन गया। अगर मार्च का डेटा देखा जाए तो 2.3 बिलियन के एक्सपोर्ट्स इंडिया ने किए हैं। बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। उसके अलावा इसका सबसे मेजर तख्ता जो जाता है वो जाता है नॉर्थ अमेरिका को, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका भारत का सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में परचेजर आज की डेट में है। 34% शेयर अकेला नॉर्थ अमेरिका को, यानी आप कह लीजिए 1/3 जो मेडिसिन हैं वो सीधा नॉर्थ अमेरिका को जा रही हैं।
उसके अलावा यूएसए, कनाडा, मेक्सिको ये भी करीब करीब 12.6%, 30% और 21.4% मेडिसिन हमसे खरीदते हैं। अफ्रीका की बात की जाए, यानी ऐसे देश जहाँ पर विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसे देशों में 13.4% का इजाफा देखा गया है टोटल। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका की अगर बात करो, साउथ अफ्रीका इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल का एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रेडर बन चुका है। तो डेफिनेटली इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ग्रो तो कर ही रही है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम एक मेडिसिन के बहुत बड़े हब बन जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। हमारे एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो अगले वीक फ्रांस जाने वाले हैं। किस लिए? अब फ्रांस किस लिए जाएंगे? सिंपल सी बात है, दसॉल्ट रफाल के लिए डेवलपमेंट्स के बारे में। जो रिमेनिंग दसॉल्ट रफाल्स आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में बात करने गए हैं, जहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ फ्रांस एयरफोर्स फिलिप लेवेग्नी इनसे बात करने वाले हैं हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। ठीक है, अब ये बातचीत होगी तो इसमें क्या कोऑपरेशन कैसे हम एनहांस करेंगे आपस में देशों में, क्योंकि आगे जाके हम काफ़ी डील्स और करेंगे। उसके अलावा जो बैच आने वाला है 6 रफाल जेट का, वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी, किस तरीके से ये हमारे कंट्री में आएंगे, उसकी यहाँ पर बातचीत हो रही है। अब दसॉल्ट एविएशन जो है ना, यही रफाल का एक्चुअली मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अप्रैल एंड में 6 रफाल विमान और आने वाले हैं, और ये रफाल विमान कहाँ पर आएंगे? हरसिमारा एयरबेस्ड वेस्ट बंगाल में इनको लाया जाएगा, क्योंकि इनका जो अगला स्क्वाड्रन बनेगा वो वहीं पर बनेगा। ठीक है, एक स्क्वाड्रन में करीब करीब 18 जहाज होते हैं ऐसे, और दसॉल्ट एविएशन ने 14 जेट तो हमें डिलीवर कर दी हैं, बाकी भी और डिलीवर करने वाले हैं। पहला राफेल का जो आप कह सकते हैं स्क्वाड्रन बना हुआ है वो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में बनाया गया है। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छी हो रही हैं, और इस मीटिंग के बाद तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस और एनहेंस होंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 7 लाख रुपए का रिवॉर्ड रखा है। किसमें? मांडवी हिडिमा। ये कौन है? ये पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLJ की जो बटालियन है ना, उसको लीड करता है। ये कौन सी बटालियन है? इसने छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली माओइस्ट अटैक किया था, जहाँ पर हमारे काफ़ी जवान शहीद हो गए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी आप कह सकते हैं माओवाद, नक्सलवाद, इन सब चीज़ को बढ़ाते रहते हैं ये लोग। उसके अलावा 10 लाख रुपए का जो रिवॉर्ड है वो भी अनाउंस किया है। किस चीज़ के लिए? CPI माओइस्ट के जो फॉर्मेशन हैं उनके जितने भी लीडर्स और सेक्रेटरी हैं, कौन? बसवराजू, ये जो हैं इनको अरेस्ट करने के लिए भी इतने का एक तरीके से अमाउंट घोषित किया गया है। अब देखते हैं कौन पकड़ के लाता है, क्या न्यूज़ डेवलपमेंट होंगी, इसको भी हम देखेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस करे न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप आपको ये आर्टिकल्स बेनिफिशियल लगे होंगे। अगर लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज़ होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।